ब्लैंक पेपर पे साइन लिए थे कि हम आगे कोर्ट की कार्रवाई में इसका इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन कोर्ट ना जाके द्वारका मोड़ के पास एक निशांत पार्क के पास होटल है, मुझे लेके गया। उस वकील ने मेरे साथ रेप किया और उसी फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए उसने मेरे साथ 2-3 बार और ये बलात्कार का काम किया है। और जो भी फोटो वीडियो उसके पास उसको वायरल कर देगा, इस डर से फिर मैं उसके पास काम करने के लिए जाने लगी। पुलिस के सामने डराने धमकाने लग गया। मेरी बात नहीं सुनी उन्होंने, क्योंकि मेरी कंप्लेन दे रखी थी ना उसने। तो जो पुलिस थी ना वहाँ की, उसने कहा कि नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ, उसने कंप्लेन दी है इसलिए मैं उसके बदला कंप्लेन देने जा रही हूँ। वही धमकी देने लग गया कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानती हूँ तो कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। 15-16 दिन मैं जेल में भी रह के आई हूँ। जब जेल से बाहर आ गई फिर भी ये मेरे को चैन से जीने नहीं दे रहा। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। क्या पूरा मामला है, आप बताएं एक बार। जी, मैं बताना चाह रही हूँ कि 2021 का मामला है। मैं एक गुरिंदर राणा नाम का वकील है, उसके पास गई थी अपने पति के केस के लिए। मेरे पति से थोड़ी अनबन चल रही थी, उस केस के सिलसिले में गई थी मैं वकील के पास। वकील ने मेरा काम शुरू किया और केस के दौरान ही उसने कुछ मेरे से डॉक्यूमेंट लिए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटो भी ली थी मेरी। और ये कहते हुए कि कानूनी कार्रवाई में ज़रूरत पड़ेगी तो मुझसे, मेरे मम्मी पापा से कुछ ब्लैंक पेपर पे साइन भी लिए थे भरोसे में लेके कि तुम्हारी एक छोटी बेटी भी, 3 साल की बेटी है मेरी, तो कितना परेशान हो गए कोर्ट में आके। तो ये कहते हुए कुछ ब्लैंक पेपर पे साइन लिए थे कि हम आगे कोर्ट की कार्रवाई में इसका इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद उसी दौरान कोर्ट में इलेक्शन शुरू हो गए थे। इलेक्शन के लिए फिर उस वकील ने मुझे कहा था कि हमें एक पढ़ी लिखी लड़की की ज़रूरत है, तो तुम हमारे साथ काम कर लो आके। फिर मैं काम पे जाने लगी इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए। फिर उसी दौरान एक दिन कोर्ट ना जाके रास्ते से उसने मुझे द्वारका मोड़ से लिया था और लेके फिर कोर्ट ना जाके कहा था वो कोर्ट ही लेके जाएगा, लेकिन कोर्ट ना जाके द्वारका मोड़ के पास एक निशांत पार्क के पास होटल है, वही टाउन हाउस, वहाँ पे मुझे लेके गया और कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा काम है। एक रूम में कहा बैठने वेट करने के लिए। थोड़ी देर बाद मेरे पास एक ड्रिंक आई, कहा कि इसको पी लो। तो ड्रिंक पीते ही मुझे नशा हो गया और फिर उसके बाद उस वकील ने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद मैं उसके बाद जब मुझे होश आया तब मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो फिर वकील ने मेरा मुंह दबा दिया और कहा कि चिल्लाओ मत, मैंने तुम्हारी फ़ोटो वीडियो बना ली है, अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताया तो मैं ये पूरी फ़ोटो वीडियो तुम्हारे रिश्तेदार को भी दिखा दूंगा और पूरा वायरल कर दूंगा, इसको सोशल नेटवर्किंग पे भी वायरल कर दूंगा। कब की बात है ये जो होटल में ले जाने वाला किस्सा है? ये जुलाई 2021 की बात है। जुलाई 2021 की बात है। तो उसके बाद मैं डर गई बदनामी के डर से। फिर मैं वहाँ से घर चली आई, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद काम के लिए आना जाना था ही। मतलब जब आपके साथ उसने दुष्कर्म किया आपने उसके पास जाना नहीं छोड़ा, आप तब भी जा रही थी काम के लिए? जब उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया उसके अगले दिन ही उसने फिर मुझे फ़ोन किया था। फ़ोन करके मतलब कहा कि आगे से इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, और फिर मुझे धमकाने भी लग गया था कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगी तो मेरी फैमिली के भी साथ सबको परेशान करेगा, सबको, और मेरी बहनों को भी साथ गलत काम कर देगा, और जो भी फ़ोटो वीडियो उसके पास उसको वायरल कर देगा। इस डर से फिर मैं उसके पास काम करने के लिए जाने लगी। और मेरे पति का भी केस उसके पास था, तो उसने कहा था कि केस में भी दिक्कत करेगा, इस डर से भी मैं फिर उसके साथ काम के लिए जाने लगी। फिर तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया या फिर भी किया? फिर 1 महीने तक ठीक रहा, उसने इस तरह की कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं कहा। फिर लेकिन 1 सितंबर की बात है, फिर दोबारा उसने अपने फ़ोन में मुझे कुछ मेरी बिल्कुल अश्लील फ़ोटो और वीडियो दिखाई, और उसको दिखा के फिर धमकाने लग गया कि अगर मैंने उसकी बात को नहीं मानी तो ये फ़ोटो वीडियो वायरल कर देगा। और ये भी कहा कि जब जब उसकी शारीरिक ज़रूरतें पड़ेंगी मुझे जाके उसको पूरी करनी पड़ेंगी, अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो वही फिर फ़ोटो वीडियो वायरल कर देगा। ये चीज़ की धमकी दी उसने मेरे को, और उसी फ़ोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए उसने मेरे साथ 2-3 बार और ये बलात्कार का काम किया है। उससे परेशान होके मैंने धीरे धीरे फिर बहाना बना के उसके पास काम करने छोड़ दिया। जनवरी 2022 में मैंने उसके पास जाना छोड़ दिया था। फिर मैं प्राइवेट जॉब करने लगी। जब मैं प्राइवेट जॉब करी थी उस दौरान भी वो मुझे फ़ोन करके फिर परेशान करने लग गया कि मेरे पास आओ काम करने के लिए। लेकिन मैं टाल मटोल करते रह गई कि मैं अभी का काम है, कोई ना कोई बहाना बना के मैंने टाल मटोल कर दिया उसके पास जाने के लिए। फिर
एक दिन और फ़ोन किया उसने, फिर ऐसे ही मेरे को धमकाया कि अगर मैं उसके पास नहीं जाती हूँ तो फिर वो मेरी फ़ोटो वीडियो वायरल कर देगा। यही चीज़ की धमकी, ब्लैकमेल करने लग गया मेरे को। फिर मैंने उसको मना किया कि मैं उसकी बात नहीं मानूँगी। फिर वो अपनी बीवी को, उसने इलेक्शन के दौरान एक फ़ोन दिया हुआ था मुझे अपनी कैंपेनिंग के लिए, जो उस टाइम मेरे पास ही था। तो ऑफिस के नीचे आ गया मेरे अपनी पत्नी को लेके और फ़ोन करवाया कि अगर, उसकी बीवी ने फ़ोन किया कि जो फ़ोन दिया था वो नीचे लेके आ जाओ और नहीं तो हम तुम्हारे ऑफिस में आके हंगामा करेंगे। जो इतना सुन के मैं डर गई कि मेरा अगर ऑफिस में आ गए तो मेरा काम छूट जाएगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मेरी छोटी बेटी भी है, काम छूट जाएगा तो मैं कैसे पालूँगी। इस डर के कारण फिर मैं नीचे आके मैंने जल्दीबाजी में फ़ोन दे दिया। घबराहट के कारण मैं फ़ोन में से नंबर डिलीट करना भूल गई थी अपने रिश्तेदार जानकार का। उसी का फ़ायदा उठा के उसके बाद से उसकी बीवी मेरे जानकार को फ़ोन करके मेरे बारे में आपत्तिजनक बातें सबको बोलने लग गए, कैरेक्टर के बारे में भी गलत बातें बोलने लग गए। उसके बाद ये घटना होने के बाद फिर कुछ दिन बाद वो फिर मेरे को मैं उस टाइम राजेंद्र प्लेस में काम कर रही थी। तो एक दिन फिर ऑफिस से घर जाते समय रास्ते में फिर मुझे गुरिंदर राणा वकील मिला। रास्ते में रोककर कहा कि मैं उसके पास जाऊं काम करने के लिए। तो मैंने उसके बात से इनकार कर दिया कि मैं उसके पास कभी भी काम करने के लिए नहीं जाऊंगी। तो उस वकील ने कहा कि अगर मैं उसके पास काम करने के लिए नहीं जाती हूँ तो मुझे किसी के भी पास काम नहीं करने देगा, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो। फिर मैंने उसको पलट के जवाब दे दिया कि मैं तुम्हारी अब कोई बात नहीं मानूंगी, तुम्हारी धमकियों से नहीं डरूंगी मैं, ये बोल के मैं वहाँ से चली आई। तो इसी बात का बदला लेते हुए उसने क्या किया, मेरे ऑफिस के एक स्टाफ के खिलाफ सदर बाज़ार थाने में कंप्लेन कर दी, जिसके लिए फिर मुझे थाने से कॉल आया, मुझे बुलाया गया कि आपके नाम से कंप्लेन आई है। उस कंप्लेन में मेरी फ़ोटो भी लगी हुई थी, आपत्तिजनक बिल्कुल गंदी फ़ोटो लगी हुई थी उसके अंदर, जिस फ़ोटो को वायरल करने की वो धमकी दे रहा था। फिर वहाँ थाने में जाके फिर मैंने अपनी उस जो मेरा सिग्नेचर ले रखा था गुरिंदर राणा ने, उसी सिग्नेचर का मिसयूज़ करके। अच्छा, जो आप बता रहे थे कि ब्लैंक पेपर पे साइन करके दिए थे आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो वही मिसयूज़ करके मेरे नाम से कंप्लेंट डाल दी, मैंने करी भी नहीं थी वो। तो फिर वहाँ पे मैंने जाके कंप्लेन उसको बंद करवाया। एक कंप्लेन तो वो हो गई। फिर उसके बाद कुछ लगातार फिर फ़ोन किया उसने मेरे को कि अभी मैंने शुरुआत कर दिया है, अगर देख ले तो मेरी बात नहीं मानती है तो मैं ऐसे ही करते रहूँगा, तेरी फ़ोटो वीडियो सब वायरल कर दूँगा, तेरे पूरे परिवार को परेशान करूँगा, झूठे केस में फंसाऊँगा। मैं उसको जवाब देते रह गई थी कि मैं उसकी कोई बात नहीं मानूँगी। फिर एक काम किया इसने, वो मेरी नौकरी छुड़वा दी। फिर उसने क्या किया, और मेरे मम्मी पापा के खिलाफ़ एक झूठी कंप्लेन कर दी। जो भी मतलब हमने साइन दे रखे थे उसके पास, उसका इस्तेमाल करके उसने खुद ही एक प्लॉट के पेपर बनाए। हमारे एरिया का ही प्लॉट है वहाँ के, पता नहीं कैसे बनाए क्या नहीं। उसी की कंप्लेन डाल दी कि हमारी फैमिली ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, धोखाधड़ी करके पैसे ले लिए हैं, ये कंप्लेन कर दी। उस कंप्लेन के लिए भी हमारे पास थाने से नोटिस आया था। पहले तो तिलक नगर थाने से नोटिस आया था, वहाँ पे हमने जाके जवाब दिया कि ना ही हम उस प्लॉट के बारे में कोई जानते हैं, ना ही हमने कोई खरीद बिक्री मतलब दुष्कर्म भी किया और ऊपर से आपके सिग्नेचर थे उनका मिसयूज़ किया आपके परिवार पे, उल्टी एफआईआर भी कर दी। उल्टी एफआईआर। पहले तो मैम कंप्लेन करी, उस टाइम एफआईआर नहीं करी थी। वो ये शुरुआत कर रहा था वो, मतलब किस हद तक मुझे मेरे परिवार को परेशान कर सकता है। पहले उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया, फिर मुझे फोर्स करने लग गया। जब मैंने उसकी बात मानने से इनकार किया तो फिर उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। इस तरीके से परेशान कर दिया कि मुझे उसकी बात माननी ही पड़ेगी, उसके पास जाना ही पड़ेगा। तो कंप्लेन करी, कंप्लेन पे जाके मैंने जवाब दिया कि ये कोई मतलब। तो इतना सब कुछ आपके साथ हो रहा था, अभी 2024 चल रहा है, 2021 की आप बात बता रही हैं, तो आपने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, कोई कंप्लेंट नहीं की ऐसे इंसान के खिलाफ? मैम बात यह है कि जब उसने मुझे फ़ोटो वीडियो दिखाई थी ना, वो इतनी गंदी फ़ोटो है ना कि कोई भी अगर देखेगा ना तो सब मुझे ही गलत बोलेंगे, क्योंकि दुनिया में यही है, अगर कुछ भी होता है तो लड़कियों को ही दोष दिया जाता है। फ़ोटो चाहे कैसे भी आर्टिफिशियल भी बनाई गई हो, चाहे कैसी भी बनाई गई हो, असली जो भी झूठी हो, लड़कियों को ही दोष दिया जाता है, लड़की की बदनामी होती है। इस चक्कर में मैंने नहीं आवाज़ उठाई थी और मैंने घर में भी नहीं बताया था उस टाइम पे कि मेरे साथ ये बीत चुकी है बात। जब वो कंप्लेन हो गई फिर तब तक भी मैंने नहीं बोला था। फिर मैंने दूसरी जगह काम करना शुरू किया, वहाँ भी मेरे नाम से झूठी कंप्लेन कर दी इसने। अब वही मेरी बिल्कुल गंदी फ़ोटो लगा के वहाँ पे कंप्लेन कर दी थी, तो वहाँ भी मैं बयान दे के आई कि मैंने वो कंप्लेन नहीं करी है। उसके बाद फिर मैंने घर में बताया
कि वकील ने मेरे साथ ये दुष्कर्म किया था और अब वो चाहता है कि मैं उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूं और उसकी बात मानूं, तभी वो मुझे चैन से जीने दे देगा, नहीं तो ऐसे ही लगातार परेशान करते रहेगा। मेरे को नहीं कहीं काम करने देगा और परिवार वालों को भी परेशान करते रहेगा। तब मेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ मिलकर ये थाना उत्तम नगर में गए थे मेरी शिकायत को लेके कि वकील ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है और आगे इसी चीज़ के लिए मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाह रहा है। तो उत्तम नगर थाने में गए तो वहाँ तो कंप्लेन जैसे ही हमने दी तो जो वहाँ की पुलिस थी उसको बुला लिया तुरंत वहाँ पे सामने में, और वो फिर सामने में आके फिर मुझे डराने धमकाने लग गया। पुलिस के सामने? पुलिस के सामने डराने धमकाने लग गया। पुलिस ने कुछ बोला? मेरी बात नहीं सुनी उन्होंने, क्योंकि मेरी कंप्लेन दे रखी थी ना उसने। तो जो पुलिस थी ना वहाँ की, उसने कहा कि नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ, उसने कंप्लेन दी है इसलिए मैं उसके बदला कंप्लेन देने जा रही हूँ। अच्छा। दे लेंगे। हाँ, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर अभी क्या चल रहा है इस मामले में, क्या प्रोग्रेस है? वहाँ कंप्लेन दी थी तो वहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने अपनी कंप्लेन दूसरी जगह दी जहाँ पे मैं जॉब कर रही थी, क्योंकि उस एरिया में उसने मेरा 2-3 बार पीछा किया था, पीछा करके धमकी दे रहा था। तो इस चीज़ के लिए भी कंप्लेन मैंने पहाड़गंज थाने में दी थी कंप्लेन। तो वहाँ पे जब फ़ोन करके ये गुरिंदर राणा को बुलाया गया था तो इसने कहा था, जब इसको बुलाया गया गुरिंदर राणा को, तब इसने कहा कि पहले तो मेरे पे प्रेशर बनाया कि कंप्लेन वापस लूँ। जब मैंने इसकी बात मानने से इनकार किया तो वही इसका जो डराने धमकाने वाली बात थी कि फ़ोटो को वायरल कर देगा और सोशल नेट रिश्तेदारों को दिखा देगा। और बात यह है ना कि मेरी एक छोटी बहन की शादी भी हो रखी है, तो मुझे उसका भी डर लग गया कि वहाँ भी उसको भी रिश्ते को ना कोई ये नुकसान पहुँचा दे। वहाँ भी छोटी बहन के साथ भी गलत करने की इसने धमकी दे दी मुझे। फिर डर के मारे फिर मैंने समझौता कर लिया और इसने ये भी कहा था कि अगर मैं अभी इसकी बात मान लेती हूँ, कंप्लेन वापस ले लेती हूँ, तो मेरे को आगे से कोई परेशान नहीं करेगा, ये ना ही मेरा पीछा करेगा, और इसने जो मेरे खिलाफ़ झूठी कंप्लेन दे रखी है उसको भी वापस ले लेगा। इसने सारी बातें कही थी मेरे से और इसने अपनी कंप्लेन वापस भी ले ली थी जो इसने मेरे खिलाफ़ कर रखी थी। तो मैंने इसी डर के कारण कंप्लेन वापस ले ली। उस टाइम मेरी कंप्लेन का मामला ख़त्म हो गया, लेकिन इसने फिर चालाकी कर दी, अपनी कंप्लेन पे एफआईआर दर्ज करवा दी। मेरी कंप्लेन वहीं बंद हो गई। जनवरी के महीने में इसने एफआईआर दर्ज करवाई थी मेरे। किन धाराओं में क्या मुकदमा दायर किया? 420 का मुकदमा। हाँ जी, प्रॉपर्टी वाला। खुद ही प्रॉपर्टी के पेपर तैयार किए थे और लेकिन फिर हमारे पे नाम लगा दिया कि हमने करी है। हमने काफ़ी जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी कहा था कि आप सही से जांच तो करिए, लेकिन पता नहीं क्या जांच करी क्या नहीं इसका। तो अभी कुछ भी नहीं पता आपको मामले में चल क्या रहा है? अभी तो मैं बताती हूँ उसके बारे में और क्या बात हुई। इसके बाद वहाँ एफआईआर दर्ज हो गई थी। इसके बाद फिर जनवरी के महीने में मैं और मेरी मम्मी उत्तम नगर थाने गए थे कंप्लेन के बारे में पता करने के लिए। उस टाइम हमें पता नहीं था कि कंप्लेन पे एफआईआर दर्ज है कि नहीं है। जब हम गए तो पता चला कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। फिर हम थाने से बाहर आ रहे थे, मेरी मम्मी तो उस टाइम भी गुरिंदर राणा अपनी पत्नी के साथ आ गया था। थाने के बाहर ही दोनों आ गए और फिर धमकाने लगे कि अब तो एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, अब तो जेल भी जाने के लिए तैयार हो जाओ, अभी भी मौका है, मेरी बात मान लो, नहीं तो फिर सोच लो क्या होगा तुम्हारे साथ। इस तरीके से कह दिया था उसने। तो मैं मम्मी के साथ में थी, मैंने उसको जवाब दे दिया कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। ये बोल के मैं घर आ गई वहाँ से। इसके बाद फिर फरवरी के महीने में उसने मुझे एक लीगल नोटिस भेज दिया कि मतलब मैंने मेरी मम्मी ने उसके नाम को द्वारका कोर्ट में हानि पहुंचाई, ये कहते हुए लीगल नोटिस भेज दिया, जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो इस तरीके से इस शुरुआत कर रहा था वो कि लगातार किस तरीके से परेशान कर सकता है मुझे। उसके बाद 2-3 महीने तक लगातार कभी कोई थाने से, द्वारका विजिलेंस से फ़ोन आए मेरे पास कि आपके नाम से कंप्लेन आई है। वहाँ जाके मैं बयान दे के आई कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना ही गुरिंदर राणा के साथ, ना ही उसकी पत्नी के साथ। जामा मस्जिद थाने से फ़ोन आया विजिलेंस से, वहाँ जाके बयान दिया। रनहौला थाने से फ़ोन आया। मतलब इसने मुझे कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि जहाँ पे मैं ना परेशान हूँ। थाने के चक्कर लगवाए इसने मेरे को, जब मैंने इसकी बात मानने से इनकार किया है। इसके बाद इसने मेरे सिग्नेचर का मिसयूज़ करके तो 2-3 बार कंप्लेन कर ही दी थी मेरे नाम से। फिर ये अगस्त की बात है जो इसने मेरे खिलाफ़ एफआईआर करवाई थी। उसके लिए मेरे पास वैसे 41 से नोटिस आए थे ज्वाइन करने के लिए। मैंने 2 बार ज्वाइन कर भी लिए थे, फिर भी मुझे अगस्त के महीने में अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट करने के बाद मुझे तिहाड़ जेल भेजा गया था जो इसने एफआईआर करवाई थी, और 15-16 दिन में जेल में भी रह के आई हूँ। जब जेल में रह ली, जेल से बाहर मेरी रिहाई होगी, जब जेल से बाहर आ गई
फिर भी ये मेरे को चैन से जीने नहीं दे रहा। मैं कहीं और काम पे लगी, फिर पीछा करके मेरे को परेशान करने लग गया, वही धमकी देने लग गया कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानती हूँ तो ये मेरा वो कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। जहाँ काम कर रही थी वहाँ का पीछा करके पता लगा लिया, वहाँ भी मेरी फ़ोटो वीडियो, जो मेरे मालिक थे उसको मेरी असली फ़ोटो वीडियो दिखा के वहाँ से मेरा काम छुड़वा दिया। इसको मतलब वकील को कोई डर नहीं है किसी चीज़ का, इस तरीके से मेरे को परेशान कर रखा है इसने। अभी भी ऐसे ही चल रहा है? अभी मैं उसके डर से काम पे ही नहीं जा रही, क्या करूँ मैं। सितंबर के महीने में मेरी इसने नौकरी छुड़वा दी थी, मैं तब से कहीं नहीं जा रही, डर के मारे कहाँ जाऊँ मैं काम करने के लिए। जहाँ जाती हूँ मेरी इसने 4 बार हो गया मेरे जहाँ काम पे लगती हूँ मेरी नौकरी छुड़वा देता है, कहता है कि मैं इसकी बात मानूँ नहीं तो ये मेरे कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसने फ़ोटो वीडियो तो सब बनाई रखी है, पता नहीं वो थाने में कंप्लेन करी थी, फ़ोटो लगा के थाने में कंप्लेन करी थी, वो थाने में दर्ज है। अभी फ़िलहाल मैंने इसके गुरिंदर राणा के खिलाफ द्वारका नॉर्थ थाने में दी थी अब जाके कंप्लेन, क्योंकि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। इसने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा, ना मैं कहीं काम कर सकती हूँ जाके, ना कहीं शादी कर सकती हूँ, जिस लायक इसने मुझे कर दिया है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो मैंने फिर जैसे तैसे करके जगह याद करी, जो पहली जगह की वारदात थी, फिर थाने में जाके मैंने कंप्लेन करी। वहाँ पे भी फिर मुझसे ही सवाल किए गए काफ़ी बार बुला के। मैंने फिर थाने में कहा कि आप मुझसे इतना सवाल करो, आप कार्रवाई तो करो उसके खिलाफ, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मेरे साथ दुष्कर्म किया है, और वो आगे भी करना चाहता है कि वो मुझे दुष्कर्म करते रहे, ब्लैकमेल करते रहे। आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो रुकेगा कैसे। फिर अभी 2 दिन पहले FIR दर्ज हुई है उसके खिलाफ, अब देखते हैं क्या कार्रवाई हो जाएगी। उम्मीद है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता का जो बयान था हमने वो आप तक पहुंचाया। हालांकि इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है, जो कुछ भी इनका कहना था वो सीधे तौर पर आपको दिखाया है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।